अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने शामी साहब का नुक्ता नज़र जिन खबरों और मौज़ूआत पर लेना है उन पर एक नज़र। तहरीक इंसाफ का मंशूर, 3 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी, काबीना छोटी होगी, 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात, गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस बंद होंगे। राजा परवेज अशरफ की सदाकत और अमानत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे की समाअत, बड़े बड़े नाम इस मुकदमे में आएंगे। मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी की तनबीह। विकीलीक्स के पाकिस्तानी सियासतदानों के माजी के बारे में नए इंकशाफात। एजाजुल हक की ज़िया मुस्लिम लीग भी मैदान में। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, तहरीक इंसाफ का मंशूर, 3 साल में लोड शेडिंग खत्म, काबीना छोटी, 90 दिन के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात, गवर्नर हाउस वज़ीर आज़म हाउस बंद। चलिए मुबारक हो, लेकिन ये कितना प्रैक्टिकल है? सबसे आखिरी नुकता पहले कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म बंद कर हाउस, ये तो एक दिन में बंद हो सकते हैं। अच्छा, अगर गवर्नर और वजीर आजम को वहाँ रहने से रोक दिया जाए तो बंद हो जाएंगे। शामी साहब, इनकी कोई अहमियत नुमाइशी सी नहीं लगती सिर्फ कि इनको बंद करके? असल में देखिए, बात तो ये है कि आप खर्चे कैसे कम करने हैं, आपने ये नुमाइश का जो कल्चर है इसे कैसे ख़त्म करना है। अब गवर्नर हाउस जो है इतना फैला हुआ है, सैकड़ों अफराद उसकी देखभाल पर मसरूफ़ हैं, उसका पहरा कितना है, चौकीदार कितने हैं, सिक्योरिटी कितनी है, माली कितने हैं, गर्ज एक दुनिया आबाद है ना जी। तो अगर आप उसे ख़त्म कर दें, गवर्नर साहब एक छोटे मकान में मुंतकिल हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हाउस, उसकी इंटरनेशनल मसरूफियात होती हैं, लोगों ने मिलना है। इंटरनेशनल मसरूफियात सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की होती है, भारत के वज़ीर आज़म की नहीं है, मनमोहन सिंह की बिल्कुल है। और आप देखिए ओबामा साहब की नहीं है, उनको तो छोड़िए। ये जो इंग्लिस्तान का वज़ीर आज़म है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट देखी आपने, उसकी मसरूफियत नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा मकान, हाँ। अब शायद उसके साथ एक दूसरा मकान है, वही जो उनके रवायती मकानात हैं जिस साइज़ के, उसी का वो है। अच्छा, आम मकान में आम तरीके से वज़ीर आज़म बरतानिया का रहता है। तो हमें क्या तकलीफ़ हो चुकी है कि हमारे वज़ीर आज़म हाउस, हमारे गवर्नर हाउस एकड़ों पर फैले हुए हों, हज़ारों आदमी उनकी हिफाजत कर रहे हों और वज़ीर आज़म से मिलना इस तरह हो जाए जैसे कि आप किसी पता नहीं किसी ग़ुलाम मुल्क में किसी हुक्मरान से मिलने चाहते हो। ठीक। देखिए, ये तो बातें सारी जो हैं पहले भी नारे लगते रहे हैं जी, लेकिन मेरा ख्याल अब इमरान खान साहब से तवक्को करनी चाहिए कि वो इन पर अमल करेंगे। हाँ। मैंने चाइना में देखा है, चाइना में तमाम जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, काबीना के वज़ीर हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं और दूसरे बड़े ओहदेदार हैं फौज के, वो एक ही बस्ती में रहते हैं, एक ही प्रेमिसेस में। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और वो फ्लैट्स हैं उनके पास और वो सबको एक ही सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती है। एक एक शख्स के रहने के लिए बड़े घर और फिर सिक्योरिटी पर सैकड़ों अफराद मामूर, ये डुप्लीकेशन होती चली जाती है। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ कहा जाता था भाई हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हम जनाब सादगी से काम करेंगे। 5-5, 7-7, 8-8 घर हैं, 10-10 दफातर हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। अब जैसे देखिए इस्लामाबाद में पहले वजीर जगह जगह रहते थे, अब मिनिस्टर्स एनक्लेव बना दी गई। अब सारे मिनिस्टर्स वहाँ रहते हैं तो सिक्योरिटी का मामला भी ठीक हो गया। लेकिन वो रहते बंगलों में है। नहीं, बंगले हैं, ठीक है, रहेंगे तो सारी झोपड़ी में तो नहीं रहेंगे ना, रहेंगे तो 2, 4, 5 बेडरूम के मकान में ही रहेंगे।
और वजीर आजम भी रहेगा तो 2-4 बेडरूम के मकान में ही रहेगा। यानी ये नहीं का मुतालबा किया जा रहा, आप पाकिस्तान का वजीर आजम है तो उसको कुछ ना कुछ तो अपना जाहिर है कि अपनी आबरू भी रखनी है, अपनी उसके इज्जत और वकार के साथ रहना है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल हो जाए, ये नहीं कहा जा रहा आप गांधी जी बन जाएं और झोपड़ी में चले जाएं। बात यह है कि आप खर्चे कम करें, अखराजात कम करें, नमूद नुमाइश कम करें। और वजीर आजम हाउस जो है, वैसे तो जो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट बना था ना इस्लामाबाद में, नवाज शरीफ साहब ने बनवाया था बड़े चाव से, और फिर उसके बाद सादगी का दौरा पड़ गया। अच्छा। और ये फैसला किया कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब वजीर आजम हाउस जो है वही वजीर आजम सेक्रेटेरिएट बन गया, और उसमें उस दफ्तर में तरह तरह के दफातर और खुलने लगे। वो दफ्तर भी वहीं रहा, इमारत भी वहीं रही, और काम भी फैल गया। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ वजीर आला के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी चौधरी परवेज लाई ने, कोई सेक्रेटेरिएट बन जाएगा वजीर आला का वहाँ, उसको शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बाद में मालूम हुआ ये IT यूनिवर्सिटी है, बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ GOR के अंदर इतना हंगामा कैसे होगा, तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं बनी। उसके अंदर तरह तरह के अफसर बैठना शुरू हो गए, और तरह तरह के लोग बैठना शुरू हो अब गए। 7 क्लब रोड जो है वजीर आला की रहायश का है लाहौर में, 6 क्लब रोड, 5 क्लब रोड, 4 क्लब रोड, कई जगह दफातर कायम हो गए। और वो बड़ी बिल्डिंग जो बनी थी उसमें भी तरह तरह के अनासर घुस गए। तो ये काम सारे खत्म करने हैं, ये अब लिप सर्विस से आगे बढ़कर। वैसे मैं एक बात और बताऊं, पहले तो वजीर आला जो है, ये खर साहब जब वजीर आला थे और रामे साहब वजीर आला थे उस वक्त भी, और वाई साहब भी थे, पहले नवाज शरीफ साहब भी थे, वो आम तौर पर बैठते थे जाके वहां सेक्रेटेरिएट में। वहां वजीर आला का दफ्तर मौजूद है, और वजीर आला वहीं बैठते थे, वहीं लोगों से मिलते थे, अपना वक्त गुजारते थे। पूरा सेक्रेटेरिएट उनका सेक्रेटेरिएट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह हुआ कि 7 क्लब रोड में एक अलग सेक्रेटेरिएट कायम होना शुरू हो गया। अब वो डुप्लीकेशन हो रही है, सारे हर महकमे का कोई ना कोई अफसर मुकर्रर करके उसको वजीर आला उसमें तयन कर दिया गया। ये अय्याशी है या क्या को ये वजह बस- है इसके पीछे कोई रीजन है? देखिए, जो आप सेक्रेटेरिएट है उसके साथ आप सिविल सेक्रेटेरिएट, उसके साथ उसके पीछे कोई बिल्डिंग खरीद के आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। जहां वजीर, एक तो यह है कि सेक्रेटरी सारे हों, मिनिस्टर वहीं बैठे, उनसे बात करना आसान, 2 मिनट के अंदर वो वजीर आला के पास पहुंच सकते हैं, उनकी बात सुनना आसान, मीटिंग करना आसान। तो अब ये एक एक आप देखें पेट्रोल का खर्चा कितना बढ़ गया है। तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल इसके साथ और भी बहुत कुछ करने की इसके जरूरत लिए है। एक शर्त ये भी है ना कि हुकूमत भी मिले इन्हें। नहीं, हाँ, वो तो जाहिर है शब सब हुकूमत लोड शेडिंग। मिलेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोड शेडिंग खत्म करेंगे। बड़ी अहम बात जो मेरे नज़दीक है, उन्होंने कहा कि 90 दिन में हम ऊपरली बालाई सतह पर करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और यकसा निसाब तालीम लेकर आएंगे। ये जो यकसा निसाब तालीम है ना, हम एक कौम में कई कौमें पैदा कर रहे हैं, और ये बुनियादी काम है जो होना चाहिए। बाकी तो देखिए, पाकिस्तान के जो बहुत से मसाइल हैं वो मिसमैनेजमेंट की पैदावार है। अगर हमारे हुक्मरान कमर बस्ता हो जाएं, गवर्नेंस को बेहतर कर लें, तो अब भी आप देखें कि जहां जहां एक एक अफसर जाता है वहां वहां काया बदल जाती। अभी वो हमारे नसीम सादिक क्या नाम है उनका, वो DCO थे फैसलाबाद में, बिल्कुल वो फैसलाबाद के लोग उनके दीवाने थे। वो बाद में मुल्तान गए, फैसलाबाद में शोर मच गया कि इनको ना जाने दिया जाए, लेकिन मुल्तान में उन्हें काया पलट दी। तो अगर ये सारा जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, और लंबे चौड़े दावे करने की बात नहीं है, ये अपने कमर कसने की बात है। दयानतदारी जो है उसको अपना दीन बनाने, अकीदा बना लेना चाहिए, तब काम चलेगा। शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, आज जब मंशूर का ऐलान कर रहे थे इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा जी कि हम इत्तेहाद किसी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी जो है ब्लैकमेल करते हैं और हमारे टिकट को वोट पड़ेंगे, कैंडिडेट को नहीं, इलेक्टेबल नहीं। चलिए, अल्लाह करे ऐसा ही हो। देखिए, जो इमरान खान साहब के हामी हैं, जो नौजवान हैं, वो तो दीवाने हैं, वो तो कहते हैं बस हमारे टिकट को वोट पड़ेंगे। ठीक है। उधर नवाज शरीफ साहब के जो दीवाने हैं वो भी यही कह रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, इमरान खान साहब को आ गया है। तो चलिए, अच्छी बात है। देखिए, वो अभी मुझे तौफीक भट्ट साहब का SMS आया है। उन्होंने कहा अगर महराज खालिद साहब 2.5 मरले के मकान में रह सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं रह सकते।
चलिए 2.5 मरले के ना रहें, 20 मरले के मकान में रह लें, 40 मरले के मकान में रह लें, बस किसी हदूद और क़यूद में तो रहे ना। ठीक है। तो शाम साहब जो इत्तेहाद, नहीं उन्होंने देखिए इत्तेहाद उन्होंने किससे करना था, एक जमात जमात इस्लामी से इस्लामी बात बची थी जिससे इत्तेहाद हो सकता था। अब जमात इस्लामी जो है उसका एक कान जो है PMLN की तरफ, एक कान इधर, एक आंख उधर, एक आंख इधर, एक हाथ उधर, एक हाथ इधर। तो अब पता नहीं अल्टीमेटली क्या होता है। सुना है कि मुस्लिम लीग नून से भी उनके मज़ाकरात चल रहे हैं और यहाँ तो मज़ाकरात चल के टूटते रहे, टूट के चलते रहे। अब जमात इस्लामी बिलाखिर तनहा इलेक्शन लड़ेगी या किसी से कोई मामला हो जाएगा, ये देखेंगे। शाम साहब, राजा परवेज अशरफ साहब की सदाकत, अमानत, दयानत के ऊपर एक दफा फिर सवालात उठ खड़े हुए। अच्छा जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं। जी, उन्होंने रिमार्क्स दी। उन्होंने कहा जी कि हम जो फैसला लिख रहे हैं वो हम इलेक्शन कमीशन को भी भेजेंगे। जो फैसला उनके दामाद की तकर्री के हवाले नहीं से जी, अब ये दूसरा फैसला है जो NLC को ठेका दिया था, वो ठेके की देने में वो कह रहे हैं कि इन्होंने ख्याल नहीं रखा अमानत, दयानत, सदाकत का। चलिए ये तो अच्छी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा जी। तो फिर उस पर गौर करेंगे। अभी तो उनके रिमार्क्स ही हैं, उनसे अपने दिल बहला लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कल जी, आपको मालूम है कि FBR के जो चेयरमैन हैं अरशद हकीम साहब, बिल्कुल, उनको इंटरिम ऑर्डर से घर भेज दिया। इंटरिम ऑर्डर, फैसला बाद में आएगा, मुकदमा सुनेंगे। अच्छा, अब आप देखिए कि फैसला तो हाई कोर्ट का सर आंखों पर, लेकिन वो इस वक्त आखिरी महीने हैं साल के और FBR जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहा, टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा। वो अरशद हकीम साहब जो है वो तन मन धन से लगे हुए थे। उन्होंने दावा किया है कि जनाब सेल्स टैक्स भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया है और हमने इनकम टैक्स जो है उसका भी बहुत रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। तो अब इस वक्त ये इंटरिम ऑर्डर पर उनकी रुखसती जो है, तो मैं बस इस मखमसे में पड़ गया हूँ। और अब जो इसके बारे राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में जो रिमार्क्स दिए हैं जी, किसी ठेके के मामले में ज़ेर बहस मामला है और उस पर ये रिमार्क्स आ गए हैं। अब देखिए और क्या इलेक्शन कमीशन को भी भेजेंगे। देखिए ये जो इस तरह का एहतसाब है ना, ये तो फिर सबका होना चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मामला स्टे पे चल रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनकी तारीख नहीं निकल रही, बहुत से ऐसे हैं जिनके बारे में इल्ज़ामात हवा में उड़ रहे हैं। और ये जो इस वक्त राजा परवेज अशरफ साहब को बड़ा फौरी और सस्ता इंसाफ फराम हो रहा है। मैं देखिए अब बात यह है कि कोई चीज़ भी हवा में नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट हवा में है, ना हाई कोर्ट हवा में है, ना हम हवा में है। ठीक है। इंसाफ होना चाहिए, दयानतदारी से काम करना चाहिए। जो सियासतदान इस सदाकत को, अमानत को मद्देनजर नहीं रखते, उनकी ज़रूर गोशमाली भी होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक किसी शख्स पर तो गुस्सा आ जाए और उसका मामला चट मंगनी पट ब्याह हो जाए और इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी चले जाए और बाकी दंदनाते हुए फिरते रहे और कोई उनको पूछने वाला ना हो। यकसा मयार के साथ और यकसा पैमानों के साथ काम करना चाहिए। अब ये वैसे कहेंगे जज साहब जिनके सामने ये मुकदमा है, वो कहे हमारे सामने तो जो मुकदमा आया हमने उसका फैसला कर दिया। अब दूसरे जजों के पास जो दूसरे मुकदमे हैं तो वो देखें। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो ये देखें तो सही ना। कोई एक देखिए इस वक्त आप देखें, हम अदब के साथ, एहतराम के साथ, पूरे वक़ार उनकी खिदमत अक़दस में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि देखिए कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो अपने असरात न छोड़े, कोई हुक्म ऐसा नहीं है जो अपने असरात न छोड़े। तो हमारी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का हर हुक्म जो है मुस्बत असरात छोड़े और लोग उस पर खुश हों और उनको दुआ दें। अगर उसके अंदर ये मालूम हो कि भाई ए का मामला तो और हो गया, बी का मामला और हो गया, बी की फाइल कहीं चली गई, ए की फाइल कहीं चली गई, तो अगरचे कि ये निज़ाम के मसाइल हैं, सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं जी, लेकिन लोग तो नहीं समझते ना इन बारीक बातों को। तो शमी साहब वैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, मतलब आपको लड़ते हुए नजर आ रहे हैं राजा साहब? भाई अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला कर दिया और वो बजिद हो गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ते, कागजात तो पहले भी मुस्तरद हो चुके हैं उनके, अब तो वो अपील में जाएंगे और फिर उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या होता है। तो राजा साहब को किस्मत आजमानी चाहिए। कहीं इनकी फेट यूसुफ रजा गिलानी वाली ना हो सकती है, मतलब अगर उसके बाद उनके बेटे होंगे मेरा ख्याल जो उनके कवरिंग कैंडिडेट। जी,
उनका कोई वली अहद होंगे, वो लड़ लेंगे, भाई तो इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं कोई भाई लड़ लेंगे। देखिए राजा साहब जो हैं उनको, देखिए मेरा नुक्ता नज़र सिर्फ यही है कि पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनको ऐसी सूरत नहीं पैदा होनी चाहिए कि वो अपनी मजलूमी का रोना रोए और बाहर जाके बताएं हमें काम नहीं करने दिया गया। शामी साहब, हमें काम किया, अब तो इलेक्शन भी लड़ने नहीं दिया जा रहा। परवेज अशरफ के बाद परवेज मुशर्रफ साहब वो भी मुसीबत में फंसे हुए। वो मुसीबत तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है हाँ। और 2 जज साहबान के सामने। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था, मुकदमा इस नौइयत का है कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, और जो उनके वकील हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, उनको चाहिए कि ये दरख्वास्त दें। देखिए ये मुकदमा बज़ाहिर तो आपको एक मामूली मुकदमा नज़र आता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत दूर तक हैं। आज उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत से लोग दूसरे भी आ जाएंगे। हाँ, दूसरे भी आ जाएंगे, कोशिश होगी, देखना होगा उनकी क्या जिम्मेदारी थी। चीफ ऑफ आर्मी, वैसे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होता है ना, वही जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसके इशारा अबरू पर सब लोग हरकत करते हैं। जो जरा सा इख्तलाफ करेगा वो घर चला जाएगा, जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप उससे इख्तलाफ कर लें और आपकी मुलाजमत भी बच जाए। और मुलाजमत तो जो है वो सबको प्यारी होती है भाई, जर्नैलों को भी प्यारी है और दूसरों को भी प्यारी है। बिल्कुल। तो इसलिए मुलाजमत की तो सबका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और अब वो परवेज मुशर्रफ साहब ने जो कुछ किया है वो किस तरह किया है, जो 12 अक्टूबर को किया था वो क्या किया था, 3 नवंबर को क्या किया है, अब उनके वकील जो हैं बहस करते रहेंगे। वैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मुकदमा खुद दर्ज नहीं करा सकती, अगर करा सकती होती तो करा देती जब 3 नवंबर के मामले का फैसला किया था। ठीक है। और बाद में जब फिर जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मुकदमा था उसमें जो फैसला किया था, उसको तो हदायत देनी होगी वफाकी हुकूमत। अब ये निगरान हुकूमत बेचारी आ बैठी। अब कल आरिफ निज़ामी साहब आए हुए थे जी। उनके बड़े अखबार नवीस इकट्ठे थे, उन्होंने खाने में बुलाया था। उनसे भी लोग पूछ रहे थे परवेज मुशर्रफ का क्या मामला। उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता, अब जो अदालत हुक्म देगी उसको देखेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है कि इलेक्शन वो लड़ ही ले तो अच्छा है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इलेक्शन लड़ने दिया जाए कैसे आदमी तो परवेज को जो मुशर्रफ से आर्टिकल डरना 6 क्यों का है? मुजरिम है। जब वो इख्तदार में बैठे हुए थे, फौजें उनकी हिफाजत कर रही थी, पूरे तमतराक से हुकूमत कर रहे थे, ये दस्तूर को भी बादीचा इत्तफाल बना चुके थे, उसके बावजूद उनको निकाल दिया गया अवाम की ताकत जी। तो अगर आप वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, क्या हर्ज है। जमहूरियत जो होती है उसका अपना हुस्न होता है। तो शामी साहब वो जो अपने अहमद रज़ा कसूरी साहब कह रहे हैं कि मुकदमा फैल जाएगा, तो हम इस फैल जाने के खौफ से मुकदमा ही ना चलाएं। नहीं, अब फैल जाएगा या सिमट जाएगा। हाँ। कौमें आगे की तरफ देखती हैं, पीछे की तरफ नहीं देखती। अब कई अगर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ना मामला, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी। वैसे अहमद रज़ा कसूरी साहब तो आपको पता है को भुट्टो साहब के जनाब FIR तो उन्हीं ने दर्ज कराई थी, बिल्कुल। वालिद साहब उन्हीं के निशाना बने थे, और अब तो विक्की लीक्स में भी उनका जिक्र आ गया है। शामी साहब इस जिक्र को यहाँ पे रोकें क्योंकि ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम यहीं विकीलीक से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब आप बता रहे थे विकी लीक्स के बारे में कुछ, अहमद रज़ा कसूरी और हाँ, वो अहमद रज़ा कसूरी साहब के हालात बताए उन्होंने। अच्छा। जिस तरह वाले साहब उनके निशाना बन गए, और मोस्टली ये ख्याल था कि ये पीपल्स पार्टी ने उनको निशाना बनवाया है। यानी पीपल्स पार्टी तो क्या, अहमद रज़ा कसूरी का ख्याल था कि भुट्टो साहब ने खुद ये काम किया, उनके हुक्म पर काम हुआ। उन्होंने FIR दर्ज कराई और उसके बाद उसका जो अंजाम हुआ वो आपके सामने। लेकिन विक्की लीक्स ने बताया जो सुलह की कहानी बयान की है। अच्छा। कि उनकी जो बेगम साहबा थी ना मरहूम की, यानी इनकी वालदा, अच्छा। वो तो पीपल्स पार्टी से किसी मसालेहत में तैयार नहीं थी। अच्छा। लेकिन अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं उन्होंने सोचा कि भाई इस तरह तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, तो उन्होंने फिर वो सुलह के लिए क्या कह रहे डोल डाल दिया। अच्छा। और वो उसमें लिखा हुआ है, जो जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट भेजी है कि अमरीकी कोई एक सफारतकार थे गिबनी, उनको बार बार बुलाया उन्होंने कि आप भी हमारे घर आए, कसूरी साहब ने। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई वो माजरत कर ली कि वो नहीं गए वहाँ। लेकिन मेरा मतलब वो अमेरिका के साथ भी राब्ते में थे, यानी ये जो विक्की लीक्स के मुताबिक। ठीक है। और अमेरिकी भी जाहिर है हालात में नजर रखे हुए थे। जैसे अब्दुल समद अचकज़ई जो हैं, जी जी, वो उनको कत्ल किया गया,
ये हमारे जो महमूद अचकजई के वालिद हैं, अच्छा, उनको बलोचिस्तानी गांधी, बलोच गांधी कहते थे, बलोची गांधी कहते थे। वो इतने यानी बड़े मकबूल थे और मारूफ थे और मुमताज़ थे ऑल इंडिया कांग्रेस के हलकों में। और जिस तरह खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो सरहदी गांधी कहलाते थे, तो वो बलोचिस्तानी गांधी कहलाते थे, और उनको भुट्टो साहब के दौर में निशाना बना दिया गया। जाहिर है उसका उनका इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगा। मगर विक्की लीक्स कहती हैं जो नवाब कल्लात थे, खान कल्लात, नवाब अहमद यार खान, उन्होंने कहा कि ये बुगटी ने कत्ल कराया है। अच्छा, और अपनी जो भतीजी है उनकी, उनसे गुफ्तगू करते हुए वहाँ उन्होंने जो एक वजीर की बेटी थी, बीवी थी, अच्छा, वो उनसे खान कल्लात गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो मूछों वाले और छाती चौड़ी वाले का है। अच्छा। यानी अकबर बुगटी साहब, तो वो नवाब जो थे खान कल्लात जो थे उनकी यही राय थी। अब बड़ी विक्की लीक्स के अंदर एक जहान आबाद है। वहाँ तो जनाब राजीव गांधी साहब, जब उनकी वालदा मोहतरमा जो है वजीर आजम थी, वो पायलट थे और स्वीडन से कुछ लेने देने के चक्कर में मुब्तला थे। कोई सौदा हो जाए, कोई असला खरीद लिया जाए, तैयारे खरीद लिए जाए। तो ये बड़े बड़े लोगों की सारी कहानियां जो हैं अब विक्की लीक्स में फिर आ गई हैं। लाखों, 7 लाख मेरा ख्याल है जी बिल्कुल, जो उन्होंने फिर पेपर्स जो हैं अफशा किए हैं। अब उनको छांटा जाएगा, देखा जाएगा, उनसे बहुत कुछ निकलता रहेगा, खबरें बनती रहेंगी, राज खुलते रहेंगे, चेहरे बेनकाब होते रहेंगे, और हम उनको दाद देते रहेंगे या उलझते रहेंगे। कुछ लोग अफसोस करेंगे, कुछ तरदीद करेंगे, कुछ खुश होंगे। वैसे शाम साहब, जो विकीलीक्स है ये जिस तरह असरअंदाज हो रही है, इसमें सदाकत पे कितना हम यकीन कर सकते हैं? सदाकत क्या भाई, तो यदि ये बात तो दुरुस्त है ना कि यहाँ से पेपर्स लिखे गए या कहीं और से, ठीक है, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो हैं जो रिपोर्टें भेजते थे, और अमेरिकन डिप्लोमेट्स की रिपोर्टें जो हैं वो जाहिर है 100% दुरुस्त नहीं होती, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती, उनकी इतलात भी गलत होती, लेकिन उनकी खासी वकी होती हैं, क्योंकि उनकी रसाई वहां तक होती है जहां तक हमारी आपकी नहीं होती। ठीक है, यानी इन पे हम एतमाद कर सकते हैं काफी हद तक आप ठीक है, एक वसीतर मफहूम में तो एतमाद कर सकते हैं। ठीक है। शाम साहब, एजाजुल हक साहब के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या कहते हैं? एजाजुल हक साहब की जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग जेड जी, यानी असल में तो देखिए कि जो हमारी मुस्लिम लीग है ना, ये तो ज़ियाउल हक साहब के दौर में ही जिंदा हुई। अच्छा, उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले तो पीर पगारा साहब की मुस्लिम लीग थी जी, और एक बेचारी खस्ता और खराब थी। नो पार्टी बेसिस का जो इलेक्शन कराया जी, उसके बाद जो लोग इंतखाब में आगे आए, फिर ज़ियाउल हक साहब ने उनसे पार्टी बनवाई और जुनेजो साहब के निकाह में दे दी। अच्छा। अब एजाजुल हक साहब जो है जुनेजो लीग में थे, उस वक्त जुनेजो थी, फिर वो मुस्लिम लीग नून बनी, फिर उसमें गए, फिर मुस्लिम लीग काफ बनी, उसमें गए, अब बीच में कुछ झट भी बना ली थी जी। अब कहते हैं उसको जिंदा कर दिया। उनसे पूछते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसा इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? जी शामी साहब, अल्लाह का बड़ा करम है और माशाल्लाह रौनकें लगी हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपको मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है या किसकी और किसकी हमायत हासिल है? शामी साहब, आपको मालूम है कि मैंने तो 2.5 साल पहले 2010 से शुरू किया था मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करना। हाँ जी। और मैंने ये सब से कहा था कि आप अपनी जात से बालातर होकर मुल्क और कौम के मुफाद में इकट्ठे हो जाएं। तो पीर पगाड़ा साहब के इनिशिएटिव पे हमने मुत्तहिदा मुस्लिम लीग बनाई थी। पिछले 1.5 साल से मुस्लिम लीग नून के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और ये वादे वायद हो चुके थे कि जी हम आखिर में जाकर एडजस्टमेंट करेंगे और अलायंस के तौर पे सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब से कोई 15 दिन पहले मुझसे मुलाकात हुई, अब से 8 दिन पहले सबसे मुलाकात हुई, लेकिन आखिर में किससे मुलाकात हुई? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, अच्छा। शहबाज शरीफ साहब से हुई, सागडार साहब से हुई। तो मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई आपकी? नहीं, एडजस्टमेंट हुई, टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं हो सकी, क्योंकि वो हमारे ग्रुप को कह रहे थे कि नहीं, किसी एक शख्स को कह रहे थे कि लेना है जरूरी साथ। मतलब आपको ले लेंगे और बाकियों को नहीं लेंगे? नहीं, मुझे ये नहीं कहा कि आपको ले लेंगे, मुझे कहा कि किसी और को जरूरी लेना है आपने, लेकिन हमारा एक ग्रुप है यहाँ पे पिछले 12 साल से जिनके साथ मैं सियासत कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें कितने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं आप? आप अल्लाह के फजलो करम से NA 190 191 चिश्तियां हारून अब्बास से मैं खुद खड़ा हूँ। अच्छा। हम आपको मालूम होगा कि आज ही ब्रेकिंग न्यूज आई है कि डॉक्टर नूर मोहम्मद गफारी साहब जो मुस्लिम लीग नून के MNA थे और MPA रहे और यहाँ के इनके जिले के सदर थे और जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की जिला वतनी के दौरान 1 सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं हुए,
आज उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और वो भावनगर से NA 189 से हमारे कैंडिडेट हैं और नीचे 2 MPA दिए हैं। इस वक्त तक हमारे 3 MNA और 8 MPA लड़े हैं और इंशाल्लाह बहुत सी लोगों का अब रुझान इस तरफ हुआ है। मजीद बरकत पड़ने का इम्कान है कि नहीं जी? मजीद बरकत पड़ने का इम्कान है सर, इतनी बरकत पड़ रही है कि मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं हल्के में बैठूं कि लाहौर जाके कोई PTI के ग्रुप हैं, कोई छोड़कर आ गए हैं। जैसे कि हमने अभी जहाँ चिश्तिया में जिनको टिकट दिया उनको PTI का टिकट मिल चुका था और उनके यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइजर थे, वो टिकट उन्होंने वापस करके हमारा टिकट लेके लड़ रहे हैं। तो इतना अल्लाह ताला ने बरकत यानी दी है। जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो आपकी तरफ आ रहे हैं? बहुत से आ रहे हैं, बहुत से आ रहे हैं और जिनको मिल रहा नहीं मिल रहा वो भी आ रहे हैं, जिनको अब शौक चढ़ रहा है वो भी आ रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि आखिरी दिन 18 तारीख है, उस वक्त तक मुझे उम्मीद है। और ये अगर हमारी एडजस्टमेंट जो 1 साल का वादा था अगर वो ना हुई होती तो इस वक्त मेरे 35-40 के करीब MNA और 70 के करीब MPA खड़े होते पूरे पंजाब से और सुबह से। तो पीर साहब पकाड़ा तो कर गए, वो तो उनका तो मामला तय हो गया उनके साथ, आप पीछे रह गए। नहीं, पीर साहब पगाड़ा की तो सीट एडजस्टमेंट हुई है, लेकिन एक सिफारिश उन्होंने जो की थी वो भी नहीं मानी गई। अब वो कौन सी सिफारिश थी? उन्होंने आलमदाद लालिका के लिए सीट के लिए कहा था, अब्दुल सत्तार लालिका के बेटे के लिए, तो उससे भी टिकट वापस लेकर अब किसी और को दे दिया गया। तो किसी और जमात से आपका हुआ, जमात इस्लामी या किसी और जमात से मकामी एडजस्टमेंट? परसों इंशाल्लाह मेरी मुनव्वर हसन साहब से और लियाकत बलोच साहब से मुलाकात होगी और लियाकत बलोच साहब से मुलाकात हुई थी। हम इंशाल्लाह अलायंस करेंगे और दीगर मौलाना समीउल्लाह का भी आज तबादला ख्याल हुआ है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है और बहुत सी और जमातें भी जो हैं हमारी लोकल वो भी हमारे साथ तावन कर रही हैं। और जमात इस्लामी के साथ इंशाल्लाह हम नेशन वाइड कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर चलें। चलिए, अल्लाह ताला आपको जनाब मुबारक करे। बहुत शुक्रिया। एक और मुस्लिम लीग की पैदाइश जनाब, माशाल्लाह। जब सब वक्फा हो गए तो हम एक वक्फा मुस्लिम लीग तो बेचारी एक इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। कराची से लाहौर तक मुस्लिम लीग फैली हुई है। हम वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे, टेलीफोन, SMS और फेसबुक के जरिए। आप देखते रहिए। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का। शामी साहब बदर इकबाल साहब हैं। बदर इकबाल साहब कह रहे हैं, शामी साहब तमाम मंशूर एक से लगते हैं, ये बताएं अमल कौन करेगा इन पे? देखें, बात ये भी मुस्लिम लीगों की बात हो रही थी ना। जी जी। अब वड्डी मुस्लिम लीग तो हमने मुस्लिम लीग नून ही है। जी बिल्कुल। जो एक बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ रही है। देखिए, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस जो है वो भी आप उसको ये नहीं कह सकते कि रद्द नहीं कर सकते उसको। ठीक है। पंजाब में सबसे बेहतर हुकूमत पंजाब में चली है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसलिए मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। और इमरान खान साहब जो हैं उनकी एक अपनी तवानाई है। देखिए ना, उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल कायम किया और वहाँ नमल यूनिवर्सिटी कायम की, जो एक बैनुल अक़वामी मयार की यूनिवर्सिटी है, मियाँ वाली जी। तो उनका वो भी अमल के धनी है, विल है उनके पास। अच्छा, आप जरदारी साहब को देखिए, हमारे दो ही दोस्त नाराज हो जाते हैं जब उनका नाम आता है। जरदारी साहब ने भी जो ये वादा किया था कि ये जो अपने इख्तियारात, सदर के इख्तियारात हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, महदूद कर दिए जाएंगे, वो उन्होंने पूरा कर दिया। हाँ। अब सदर जो है वापस हो चुका है उसी पोजीशन में जैसे रफीक तारड़ साहब थे, ठीक है, या फजल चौधरी साहब थे। ये जरदारी साहब की जो ताकत है ना, वो तो ताकत है उनकी अपनी सियासी ताकत है, सियासी जमात की ताकत, जिसकी वजह से उनका एक दबाव नजर आता है सिस्टम पर। वगरना कॉन्स्टिट्यूशनली तो पावर सारी वजीर आजम को मुंतकिल हो चुकी। तो अब ये है, बाकी तो फिर पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। ठीक। हाजी अब्दुल वाहिद साहब है पाक पतन से। जी अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी, फरमाइए जनाब हाजी साहब। हाँ जी जनाब, बहुत मेहरबानी सर। गुजारिश ये है कि ये तो एक तो मैं मौजूदा हुकूमत को देना चाह रहा हूँ मुबारकबाद कि ये मुबारकबाद इसलिए देना चाह रहा हूँ कि पहले से अमन व अमान माशाल्लाह काफी है। मेरे अंदाजे के मुताबिक 50% अमन व अमान है, इसलिए कि जो माँ बाप थे ये इनके सपोर्टर थे बदमाशों चोरों के सर, हाँ जी, वो तो अपने खत्म हो गए।
अब काफी अमन है। मैं समझता हूँ कि ये इनकी खूबी भी है, और बल्कि इसके अलावा वो यतीम हो गए हैं चोर डाकू। हाँ, और मेरी सर ये ख्वाहिश है कि स्वाय बिजली और अपने बम धमाकों के बाकी अमन है। ये खुद ही चोर थे, ये आप समझ लेंगे कि ये जो भी है कि अल्लाह करे मेरा मुल्क और हम जो है तरक्की करें, हम अच्छे इंसान हो, ये चोर डाकू के। चलिए ठीक है जनाब, बहुत मेहरबानी। हाजी साहब निगरानों को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जो जाने वाले थे उनकी सरपरस्ती में जराइम परवरिश पा रहे थे। अब आप क्या कहें हम इस पर? निगरान इस बात को ज्यादा सीरियसली ना ले। वो तो देखे ना, वजीर आजम 85 साल के हैं, अगर को 50-60 साल का होता तो बड़ी मुतस्सर हो जाता है इस गुफ्तगू से। ठीक है। अलाउद्दीन कुरैशी साहब है मियां वाली से। जी सर, मुजीबर रहमान साहब, हाँ जी, मैं सलाम अर्ज करता हूँ पहले तो। वालेकुम अस्सलाम। और सर मैं ये कहता हूँ कि मियां वाली और बड़े शहरों में डीसीओ की कोठी बड़े लंबे चौड़े रकबे पे है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया चाइना का, तो सब दफ्तर इन्हीं में, इसी कोठी में बन जाए और एक ऐसी हीनो गाड़ी लगा दी जाए, सवेरे दफ्तरों में छोड़ दी जाए, तो गाड़ियों की भी बचत होगी, तेल की भी बचत होगी, सिक्योरिटी की भी बचत होगी। ठीक बात है। नंबर एक। नंबर दूसरा सवाल ये है कि थानेदार वगैरह जो मुकदमे दर्ज नहीं करते और वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होते हैं कि दर्ज किए जाए, मेरिट पे अगर नहीं करते तो उन्हें सजा दी जाए, ताकि वो जो नहीं। अब तो जनाब ये हो गया है कि लोग झूठे मुकदमा, अब तो जब ये अदालती हुक्म ये आए हैं ना कि जो FIR लाजमन दर्ज करो, वो झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ये भी मसाइल है ना, झूठे मुकदमा दर्ज करने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। इसका कोई एहतमाम नहीं है हमारे अदालती निजाम में। शाम साहब, नसीर काजी साहब पूछ रहे हैं फेसबुक पे कि वजीर आला ने, निगरान वजीर आला ने 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया पंजाब में बिजली के बहरान से निपटने के लिए, यानी हफ्ता और इतवार को। चलिए अच्छी बात है। क्या इस तरह बहरान खत्म हो जाएगा? भाई कुछ कम तो हो जाएगा ना, कोई काम तो करने दे ना। जब बिजली नहीं है 2 दिन छुट्टी कर दे, पहले भी थी हफ्ते इतवार को जी। और रात को जो बिजली जाया होती है, ये दुकानें खुली रहती हैं। हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, हर शख्स जो है वो 52 गज का है, तो डिसिप्लिन तो नाफिज करना चाहिए। चलिए मेहरबानी जनाब, अब घर बैठेंगे गर्मी खाएंगे। पहले दफ्तर में जाके। मुदस्सर साहब है मुजफ्फरगढ़ से। जी अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब। वालेकुम सलाम। जमी साहब क्या हाल है आपके? आपकी दुआ है जी। जनाब आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए एक बहुत मेहरबानी जनाब, फरमाइए जरा हुक्म। जी सर, ऐसा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को एक जो है ना सिलसिला चलते हुए काफी अर्सा हो गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि जमहूरियत ने पाकिस्तान की तरक्की में कोई हिस्सा नहीं डाला। चलिए ये तो बड़ी लंबी बहस है, अब तो ये 5 साल हुए हैं, अब आमरीतें लंबी गई हैं, जमहूरियत भी कुछ चलने देना, कुछ बात तो बनने दें। अच्छा अब आप ये देखिए, मैं राय लेना चाह रहा था, छोटी ये है कि अब तक जितने भी मैनिफेस्टो, जितनी भी सियासी जमातों से आए हैं, वो तमाम वही रवायत बात हो चुकी है। ठीक बात हो चुकी है। अब अमल करेंगे, दुआ करें, अमल करें। ये देखिए पंजाब कंप्यूटर सेंटर्स एसोसिएशन है, अच्छा, इसने ये एक मरासला भेजा है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने 2000 में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से तमाम गवर्नमेंट कॉलेजों में निजी शोबे के इश्तराक से कंप्यूटर की तालीम देने का मनसूबा शुरू किया था, और ये बड़े अच्छे तरीके से चलता रहा। लोगों ने लैब्स कायम कर दी प्राइवेट, अच्छा, और इनको लाइसेंस जारी किए। 40 से ज्यादा निजी कंपनियों को ये गवर्नमेंट ने लाइसेंस जारी कर दिए पार्टनरशिप के, और इसके तहत तालिब इल्मों को गुज़श्ता यानी सिर्फ 200 रुपये माहाना फीस अदा करनी पड़ती है और कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, और कोई इजाफा गुज़श्ता 14 साल के दौरान इस फीस में नहीं हुआ। अब वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है उसके एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी आए, उन्होंने कहा हम खुद खरीदेंगे, अच्छा, ये लैपटॉप नहीं, ये कंप्यूटर खुद खरीदेंगे। अरबों रुपया इस काम के लिए दरकार होगा, और जो लोगों ने अरबों रुपया लगाया हुआ है वो ज़ाया हो जाएगा। सब बीच में ये भी तो अब तो नजम सेठी साहब से जो वज़ीर आला है निगरान, ये लोगों का मुतालबा है उन लोगों का कि इस तरफ तवज्जो करें, हमारे कंप्यूटर सेंटर चलने दें और कौमी खजाने पे बोझ बनने से बचाएं हमारे सरकारी अफसरों को, ठीक है, तो तवज्जो फरमा लें।
तो उनकी मेहरबानी हो। शामिल साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में, अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।